हेलो। जैसा कि हमने पहले वीडियो में सेक्शन नंबर 1 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सबको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे भी आपके द्वार्षिक और बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो सेक्शन नंबर 1 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे वो बताने वाला हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य का कोण का मान कितना होगा। यानी आपको मध्य के कोण का मान बताना है कि वो कितना होगा। तो पहले तो आपको विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो चित्र बनता है वो आपको बनाना आना चाहिए। तो मैं यहीं पर आपको बना के बता देता हूँ कि यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू, और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2a होती है। निरक्ष जो बोलते हैं अपन वो बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव के लंबवत। तो लंबवत ये वाला बिंदु जो है इसको अपन निरक्ष बिंदु बोलेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आती है। तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहती है वो बाहर की तरफ रहती है, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहती है वो अंदर की तरफ रहती है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आता है उसमें वो द्विध्रुव के समानांतर इस तरफ आता है। परिणामी ये चित्र अपन निरक्ष वाला बनाते हैं, तो ये जो घटक होते हैं ये वाला घटक तो निरस्त हो जाता है, और परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आता है वो क्षैतिज आता है, क्षैतिज इस तरफ आएगा। अब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो द्विध्रुव होते हैं द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है P बराबर Q डॉट 2a, मतलब एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। इसकी दिशा जो होती है, इसकी दिशा होती है -q से +q की ओर, -q से +q की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो हो गई इस तरफ, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इस तरफ, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है। यानी E और ये P दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत है। जब ये एक दूसरे के विपरीत होंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तब बनेगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। तो इसका जो सही आंसर होगा 180 डिग्री होगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। आप अब इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लो कि द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य का कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खालिस्तान के समय किसी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। यानी किस समय में सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए, विद्युत वाहक बल को अपन E से लिखते हैं, और किसी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को अपन क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। तो किस समय ये अधिक होता है ये अपने को बताना है कि ये जो V है ये अधिक होना चाहिए, विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। तो ये किस समय होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से धारा नहीं ली जाती है, तब क्या होता है, तब E का मान ज़्यादा होता है और V का मान कम होता है। लेकिन जब सेल से धारा ली जाती है तब क्या होगा, तब ये वाली कंडीशन होगी। और जब सेल से धारा ली जाती है मतलब वह परिपथ कौन सा परिपथ कहलाता है, बंद परिपथ। या फिर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा बंद परिपथ के समय। या फिर आप इसका आंसर दे सकते हो जब सेल से धारा ली जा रही हो, जब सेल से, पेन चेंज करता हूँ मैं, जब सेल से क्या की जा रही हो, धारा ली जा रही हो। जब सेल से धारा ली जा रही होती है तब सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर जो होता है वो अधिक होता है और विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो इसका सेकंड क्वेश्चन इसका भी आंसर पता लग गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं जो भी लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को क्या कहते हैं।
तो धारा मापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को अपन जो कहते हैं वो कहते हैं धारा सुग्राहिता। क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? धारा सुग्राहिता। मतलब फाई धारा मापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप होता है, यानी फाई अपॉन आई जो होता है, अगर आई का मान 1 होगा तो ये विक्षेप किसके बराबर कहलाएगा? धारा सुग्राहिता के बराबर कहलाएगा, मतलब एस आई के इक्वल कहलाएगा। इसी के साथ आप एक और प्रश्न याद कर लो, बोल्टता सुग्राहिता। क्या याद कर लो आप? बोल्टता सुग्राहिता किसे कहते हैं? तो बोल्टता सुग्राहिता होता है एस वी, और एस वी इक्वल टू होता है फाई अपॉन वी। अगर खालिस्तान इसका भी बनता है कि धारा मापी में एकांक विभांतर के लिए उत्पन्न विक्षेप को क्या कहेंगे? तो धारा मापी में एकांक विभांतर के लिए उत्पन्न विक्षेप को बोल्टता सुग्राहिता कहेंगे। तो इसका तो आंसर धारा सुग्राहिता होगा, और एकांक विभांतर पूछेंगे तो क्या होगा बताओ? बोल्टता सुग्राहिता होगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए अपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसआई पद्धति में चुंबकीय पारगम्यता म्यू का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी। इसका मात्रक होता है हेनरी बटा मीटर। तो चुंबकीय पद्धति एसआई पद्धति में चुंबकीय पारगम्यता जो होती है उसका मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान पूछा है। क्या पूछा है? अब ध्यान देना, कई बच्चे जल्दीबाजी में से औसत मान पढ़ लेते हैं और जीरो लिखे आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान पूछा है। तो वर्ग माध्य मूलमान जो होता है उसको अपन लिखते हैं IRMS। तो IRMS जो आता है एक संपूर्ण चक्र के लिए वो आता है I0 बटा √2। कितना आता है? I0 बटा √2। या फिर आप कह सकते हो कि एक में अगर √2 का भाग लगाते हैं तो 0.707 I0 आता है। या फिर आप कह सकते हो I0 का 70.7% जो होगा वो IRMS मान होगा। क्या होगा? IRMS मान होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IRMS बराबर I0 बटा √2, या फिर I0 का 70% होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु खालिस्तान पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर कौन सी घटना पर आधारित है ये पूछा गया है। तो प्रकाशिक तंतु जो आधारित है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का बिंदुपथ यानी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज। यानी समान कला में कंपन करने वाले, आपने तरंगाग्र की परिभाषा याद करी होगी कि समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। तो इसका तो आंसर क्या होगा? तरंगाग्र। तो देख लो, परिभाषाएं जो होती है उनको भी खालिस्तान के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आपको परिभाषाओं को अच्छे तरीके से समझ के याद रखना है कि चाहे खालिस्तान पूछे चाहे कैसे पूछे, आपको उसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव खालिस्तान संरक्षण नियम पर आधारित है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट, बोर मॉडल केवल कौन से परमाणुओं के लिए सत्य है? तो बोर मॉडल जो होता है वो केवल और केवल जिनमें क्या होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए सत्य है। हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए सत्य है, जैसे कि Li+2 यानी जिसमें एक ही प्रोटॉन हो। क्या हो? जिसमें एक प्रोटॉन हो, सॉरी एकल प्रोटॉन नहीं, एकल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकल इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन सम परमाणु जो होते हैं वो जो है उसके लिए केवल बोर मॉडल सत्य है, जिसमें केवल एकल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकल इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम जो होता है वो 3 नंबर पे आता है, लेकिन लिथियम नहीं होता प्लस वाला, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा ना इसके अंदर।
तो ये हाइड्रोजन बोर मॉडल जो होता है वो केवल और केवल हाइड्रोजन सम परमाणु यानी एकल परमाणुओं के लिए सत्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अवस्था में अर्धचालक को क्या कहते हैं? तो शुद्ध अवस्था में अर्धचालक को अपन नेज अर्धचालक कहते हैं। कौन सा अर्धचालक कहते हैं? नेज अर्धचालक कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लो आप। नेज अर्धचालक में तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व और होलों का आवेश घनत्व बराबर होता है। एन बराबर क्या होता है? NH होता है। और नेज अर्धचालक में अगर कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो वो कौन सा कहलाता है? अगर अशुद्धि मिला देते हैं तो वह कहलाता है अपद्रव्यी। अपद्रव्यी ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक N होता है और एक P होता है। N में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं इसलिए इसको दाता बोलते हैं, और इसमें त्रिसंयोजी मिलाते हैं इसलिए इसको ग्राही बोलते हैं। N में जो होते हैं बहुसंख्यक जो होते हैं वो क्या होते हैं? N में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और बहुसंख्यक क्या होते हैं? होल। और जस्ट इसका उल्टा P में होता है। तो यहाँ से भी कोई सा भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, खालिस्तान हो गए हमारे यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब चलते हैं अपन 1 लाइनर वाले क्वेश्चनों पर। तो उत्तर आपको एक ही पंक्ति में देना होगा और एक एक नंबरों के हैं। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषाएं देख सकते हो आप। पहला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो कैसे परिभाषित करोगे आप? तो आप देखो, आंसर लिखने का भी तरीका मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप इसका आंसर लिखोगे। जैसे सेक्शन कौन सा है? ए। तो सेक्शन ए का कौन सा प्रश्न कर रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो। कौन सा कर रहे हो? 3। और तीसरे का भी कौन सा कर रहे हो आप? पहला। तो पहला यहाँ पे आप लिखोगे, और आपने यहाँ पे सेक्शन नंबर ए आंसर यहाँ पे आपने लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कर रहे हो, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो आपका आंसर होगा ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। क्या हो? समान हो। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, वो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। केवल आपको परिभाषित देनी थी, एक पंक्ति में ये आंसर हो जाएगा, इतना आपको लिखना था। ठीक है, अब अगर आपको ये आंसर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवाह वेग व गतिशीलता के मध्य संबंध का समीकरण लिखिए। तो भाई अपवाह वेग और गतिशीलता में संबंध मतलब होता है कि अपवाह वेग, ये अपन ने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी उसमें पढ़ा था, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पढ़ा था ना भाई। अपवाह वेग वीडी होता है और गतिशीलता म्यू होती है। तो वीडी और म्यू में एक संबंध होता है कि म्यू बराबर क्या होता है? वीडी अपॉन में ई होता है। तो ये संबंध वाला समीकरण आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता, जिसको अपन चुंबकन प्रवृत्ति या चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे, का मान लिखिए। तो भैया इसका जो मान होता है काईएम का मान जो होता है वो 1 से तो कम होता है, अल्प होता है। 1 से क्या होता है? कम होता है, लेकिन धनात्मक होता है। ध्यान रखना, मान क्या होता है? धनात्मक। मान धनात्मक होता है लेकिन 1 से कम होता है। चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति का गुण जो होता है वो कम होता है, लेकिन वो 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से कम होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व की विमा लिखिए। अब आपको क्या करना है? अन्योन्य प्रेरकत्व की विमा बतानी है। तो आपको अन्योन्य प्रेरकत्व की विमा के लिए जो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से आप समझ सकते हो। देखो कैसे अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व, इसी को अपन अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी बोलते हैं, यानी कैपिटल एम। तो कैपिटल एम, देखो वीमा डायरेक्ट आपको याद नहीं रहेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसका सूत्र आना चाहिए। तो सूत्र एम बराबर होता है φ2/I। क्या है यहाँ पे? ये चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। तो वेबर/एम्पियर हो गया, वेबर/एम्पियर। अब वेबर इसका मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ से आप जो है, या तो आपको चुंबकीय फ्लक्स का सीधा विमा पता होना चाहिए और एम्पियर का भाग लगा दो तो होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, इसका तरीका समझा देता हूँ मैं आपको।
तो पहले इसकी वीमा से पहले मैं आपको इसकी एसआई यूनिट भी बता देता हूँ। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है एम की, वेबर बटा एम्पियर, इस पूरे को अपन बोलते हैं हेनरी। इसको क्या बोलते हैं अपन? हेनरी बोलते हैं। अब वीमा निकालना है तो वीमा के लिए आप या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर एक और फॉर्मूला आता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व और प्रेरित विद्युत वाहक बल में एक संबंध का सूत्र आता है, एम बराबर माइनस का E2/di1/dt। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और इनसे अपन निकालते थे एम की जो वीमा आती है, एम की जो वीमा आएगी वो वीमा इसकी जो आने वाली है इसकी वीमा निकालना सीख लो। इसकी आपको आती है समय का भाग लगा दो, तो इसकी बीमा जो सीधी है, तो देखो ई की भी बीमा बता देता हूँ मैं आपको, ई की क्या बीमा होती है। तो ई की बीमा होती है m1 L² T-3 A-1 बटा, अब यहाँ पर di/dt दे रखा है, तो ये हो जाएगा A1 और T1 का भाग लग रहा है, तो T1 को ऊपर लाएंगे तो माइनस का 1। अब आप इसको सोल्व करोगे तो बीमा निकल के आएगी m1 और L² T-2 A-2, ये बीमा निकल के आएगी। तो या तो आप इस अन्योन्य प्रेरण के गुण अन्योन्य प्रेरकत्व और इसके साथ साथ स्वप्रेरकत्व बोलते हैं इसको, इसकी भी आप जो है डायमेंशन यही होती है, ये आप याद कर लेना, m1 L² T-2, क्योंकि निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए, और ये महत्वपूर्ण है तो आप इसको याद ही कर लो, ठीक है। 12/22 m1 L² T-2 A-2 T-2 A-2, तो ये हो जाएगा 1 और 222, 1 222, इसमें माइनस माइनस लगेगा, तो MLTA याद करने का तरीका MLTA और 12/22 और 22 में केवल ये माइनस में होंगे दोनों, तो दोनों कहीं में होंगे? माइनस में होंगे। यही स्वप्रेरकत्व की है, यही अन्योन्य प्रेरकत्व की है, तो दोनों की बीमा यही होगी, याद कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, तो इसको आप याद कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो भैया प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का विवर्तन का मतलब होता है कि अगर कोई मान लो कोई वस्तु है और उसके तीक्ष्ण किनारे हैं, ये तीक्ष्ण किनारे, तो तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश का टकराकर फैलना ही उसकी ज्यामितीय छाया में फैलना, ज्यामितीय छाया में फैलना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। या फिर आप ये लिख सकते हो कि प्रकाश का किसी द्वारक से टकराकर फैलना भी क्या? अवरोधक से टकराकर, या सिंपल आप ये लिख दो प्रकाश का किसी अवरोधक से टकराकर उसके ज्यामितीय छाया में फैलना ही क्या कहलाता है? जो है विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन की शर्त पूछ ले कि विवर्तन की शर्त बताओ, तो शर्त क्या होना चाहिए? अवरोधक का आकार व प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, या फिर बराबर होनी चाहिए मतलब कोटि की होनी चाहिए, तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। यानी अवरोधक का आकार जो है, इसको अपन थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिख देते हैं कि अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन, है ना, A नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए? लैम्बडा। ये इसकी शर्त हो गई। ये क्वेश्चन भी समझ गए, शर्त भी आपको पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का समीकरण तो मैंने आपको पहले बता दिया था। आइंस्टीन का समीकरण क्या कहता है कि किसी भी सतह पर आपतित फोटोन की ऊर्जा h, उसके कार्यफलन में और अधिकतम गतिज ऊर्जा में खर्च होती है दो कार्यों में। तो h बराबर φ0 + k मैक्सिमम। यहाँ पर φ0 क्या है? कार्यफलन।
एच न्यू क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा। क्या मैक्सिमम क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की। ये हो गया ये क्वेश्चन भी। अब देखो नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न ऊर्जा स्तर में, ध्यान देना, निम्न ऊर्जा स्तर में गतिज ऊर्जा, निम्न ऊर्जा स्तर में, ये मिट गया, इसको मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है ये। गतिज ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। तो एक संबंध आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइनस का En बराबर होता है Kn और बराबर Un/2 होता है। तो हमें तो इससे मतलब है, निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में En जो होता है वो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अपन ये माइनस का तो पहले ही है, हमें तो Kn बताना है अधिकतम, निम्न ऊर्जा स्तर में गतिज ऊर्जा बतानी है। तो माइनस का 13, माइनस तो ये है ही, और माइनस का 13.6 रखूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो Kn का मान कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप डायरेक्ट लिख देना कि निम्नतम ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन की कुल ऊर्जा तो ऋणात्मक माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और गतिज ऊर्जा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिक के घनत्व का मान लिखिए। तो आपको पता है कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो नियत होता है, क्या होता है, नियत होता है। और इसका जो मान होता है वो 2.38 गुणा 10⁻17 किलोग्राम, माइनस का 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्यूब, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी बच्चों, ये माइनस में नहीं आएगा, घनत्व माइनस में नहीं होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, 2.38, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। नाभिक का जो घनत्व होगा, नाभिक का घनत्व का मान होगा 2.38 गुणा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होगा। तो ये हो गए हमारे वन लाइनर क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो देखो पहले वीडियो में तो मैंने आप लोगों को जो है खंड अ में आने वाले, जो खंड अ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए, है ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कराए हैं तो उनके अलावा भी मैंने उनसे संबंधित और क्वेश्चन भी बताए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और अब अपन ने रिक्त स्थान भी कर लिया और वन लाइनर क्वेश्चन भी कर लिए, है ना, एक पंक्ति वाले। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन है खंड ब में आने वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन वो करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट खंड ब, उसमें बड़े क्वेश्चन जो आएंगे वो पढ़ेंगे। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई कमी लग रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो चलो आप पढ़ते रहो, आपके एग्ज़ाम है, अच्छे से तैयारी करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।